नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एनसीईआरटी 11th क्लास की जो पॉलिटिकल थियरी वाली बुक है वो हमने कंप्लीट की थी 11 क्लासेस में, और उसके सभी जो 8 चैप्टर्स हैं वो हमने किए थे। और उसके बाद उस पर जो 11th वाली बुक है उसके जो एमसीक्यूज हैं, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न है एबीसीडी वाले, वो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक पहली क्लास में मैं पॉलिटिकल थियरी के करीब 10 के लगभग क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है उसके नीचे आंसर लिखे हैं, और मैं लगभग 10 से 20 सेकंड का समय आप लोगों को दूंगा, उनको पढ़ें साथ साथ। और उस पर जो भी ऑप्शन है आंसर के वो क्वेश्चन नंबर लिखकर, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है 1 और डैश करके, या डैश के बिना भी 1 का, जैसे मान लीजिए डी आंसर है, सी है, ए है या बी है, तो आप लिख दें, है ना। उससे क्या है कि आपका पार्टिसिपेशन भी रहेगा। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं हमने जो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी 11th क्लास की जो बुक हमने कंप्लीट की है उन्हीं पर आधारित हैं। और ऐसे करके लगभग हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऐसे लगभग करेंगे, तो करीब करीब हमारे 100 के आसपास क्वेश्चन जो है वो 11th वाली बुक में से हमें कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, कोशिश मेरी होगी कि ये सभी जो 8 चैप्टर के क्वेश्चन हैं वो मैं 3 या 4 क्लासेस में करा दूं। आज वाली जो क्लास है उसमें 9 या 10 क्वेश्चन केवल और केवल पॉलिटिकल थियरी वाले टॉपिक के हमने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग जुड़ जाते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजनीति हमारे समाज के लिए उचित और वांछनीय के प्रश्न से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहला लाइन है, राजनीति हमारे समाज के लिए जो भी उचित और वांछनीय, वांछनीय इंग्लिश में डिजायरेबल बोलते हैं, यानी एक ऐसी चीज जो यदि प्राप्त हो जाए तो बहुत बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात है, तो उचित और वांछनीय के प्रश्न से संबंधित है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये कथन सही है। फिर कारण है कि राजनीति समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। देखिए, कथन कारण के क्वेश्चंस की मैं काफी ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूं। हमारी टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कथन कारण के दिए हैं। लास्ट ईयर वाली जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी दिए थे, इस बार भी दिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं कथन कारण के इसलिए देता हूं कि उसमें क्या होता है कि किसी भी प्रश्न की व्यापक प्रकृति का समावेशन हो जाता है। पेपर में कथन कारण के क्वेश्चन आते ही आते हैं, वहां जितने क्वेश्चन आते हैं और उसके अलावा उन क्वेश्चंस के माध्यम से हमें प्रश्नों की एक व्यापक प्रकृति, उसके आसपास के दायरे हमें पता चलते हैं। तो कथन कारण के क्वेश्चन से हमें भगना नहीं है, इनको लगातार साथ साथ हमें सॉल्व करना है। तो जैसे कथन कारण का एक जो नियम है, वैसे सबसे पहला नियम तो यह है कि कथन कारण के क्वेश्चन में हमें कथन और कारण दोनों की यदि जानकारी है तो ही इस प्रश्न को आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, अन्यथा नेगेटिव मार्किंग यदि होती है तो उसमें गलत होने के चांसेस फिर ज्यादा हैं। तो अगर दोनों के बारे में आप कुछ अनुमान लगा सक रहे हैं तो इस प्रश्न में हम आगे बढ़े। अगर आपको यह है कि कथन में मैं श्योर हूं, कारण मैंने कभी नहीं सुना, या इसका कथन मैंने कभी नहीं सुना, कारण श्योर है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो प्रोबेबिलिटी का जो नियम है, प्रायिकता का जो नियम है, वो क्या होगा कि 50% ही रह जाएगा। और मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ही ये संभावना हो जाएगी कि 50% आपका गलत है और 50% सही हो सकता है। तो सबसे पहली शर्त है कि दोनों चीजें हमको पूरी पूरी आती हो। अब कथन कारण में कई बार क्या है कि तथ्यात्मक प्रकृति के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फैक्चुअल। तो फैक्चुअल वाले में तो क्या देख के हमें पता चल जाएगा कि भाई कथन कारण में दोनों चीज हमें आती है या नहीं आती है। लेकिन यहां ये कंसेप्चुअल है, ये फैक्चुअल नहीं है, कंसेप्चुअल है। तो इसमें हम थोड़ा सा प्रयास करें, इसमें हम दिमाग लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें है कि राजनीति हमारे समाज के लिए उचित और वांछनीय के प्रश्न से संबंधित है। यदि आपको पॉलिटिकल थियरी वाली क्लास ध्यान है, जो मैंने क्लास नंबर 1 पढ़ाई थी एनसीईआरटी में, हमने बात किया था कि राजनीति जो है वो एक सामाजिक गतिविधि के रूप में प्रस्तुत होती है, और समाज जो कि कुछ नैतिक मानकों, नैतिक मापदंडों, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक बहुत पुरानी संस्था है, प्राचीन संस्था। और समाज में बहुत सारे जो साहचर्य है वो रहा करते हैं, परिवार है, मित्र मंडलियां हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो विमर्श के संस्थान हैं, धार्मिक सांस्कृतिक संस्थान हैं, ये सारे के सारे समाज के विभिन्न साहचर्य या एसोसिएशन या यूनियंस होते हैं। और इनमें एक शक्ति, सत्ता, वैधता के बल पर आधारित जो संरचना है और कुछ कानूनी प्रभावकारी जो नियम है उनका संचालन करने वाली जो व्यवस्था है, जो कुछ हितों की पूर्ति और सार्वजनिक प्रश्नों को अपने परिधि में, अपने केंद्र में जो रखती है, उस गतिविधि को हम राजनीति का नाम देते हैं। तो राजनीति क्या करती है कि समाज के लिए क्या उचित और क्या वांछनीय है उसके प्रश्न से रिलेटेड है, क्योंकि राजनीति का सरोकार कानूनों से है, विभिन्न संस्थाओं से है, विभिन्न प्रक्रियाओं से है, विभिन्न प्रकार के शक्ति, सत्ता और वैधता के जो गुण हैं उनसे है, प्रभावकारिता से उसका संबंध है। इसका मतलब ये तो लाइन बिल्कुल ठीक है कि राजनीति हमारे समाज के लिए उचित और वांछनीय के प्रश्न से संबंधित है, यानी हमारे समाज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए बाल विवाह एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में हो सकता है प्रस्तुत होता हो, लेकिन राजनीति जब उसे कानूनों, नियमों के अंतर्गत
या संस्थाओं के या प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उनके साथ जो है वो चीज़ें प्रस्तुत होती है, तो वहाँ ये देखा जाएगा कि भाई बाल विवाह जो है वो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत भले वो मान्य प्रैक्टिस हो रही हो या नहीं हो रही हो, लेकिन क्या राज्य के भीतर, कानूनों के भीतर, एक औचित्यपूर्ण या तर्क संगत जो व्यवस्था है उसके भीतर क्या बाल विवाह को अपनाए जाने की आवश्यकता है या बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न जो है वहां उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, राजनीति समाज के लिए उचित और वांछनीय के प्रश्न संबंधित है। पहली बात, कारण राजनीति समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। तो चूंकि कारण अगर हम पहले पढ़े कि राजनीति समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है, इसलिए राजनीति का सरोकार समाज में उन सभी प्रश्नों से होगा जो कि सामाजिक व्यवस्था को सही ढर्रे पर लेकर आते हैं, सामाजिक व्यवस्था को सही लयबद्ध तरीके से चलाते हैं, सामाजिक व्यवस्था को एक सूत्रबद्ध करते हैं, व्यवस्थित प्रकार उसे प्रदान कर देते हैं। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ कारण भी सही है, कथन भी सही है, और दोनों के मध्य एक क्षैतिज प्रकार का संबंध है। क्षैतिज संबंध का मतलब यह है कि अगर हम कारण पढ़ लेते हैं तो कथन अपने आप, कथन की एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं भी आती है तो भी उससे रिलेटेड चीजें जो है हमारे मस्तिष्क में अमूर्त रूप में वहां पर प्रस्तुत होना शुरू हो जाती है, उसे क्षैतिज संबंध हम लोग बोलते हैं। तो राजनीति समाज का महत्वपूर्ण अविभाज्य अंग है। इस वजह से समाज के अंतर्गत जो कुछ भी उचित है, जो कुछ भी अपनाए जा सकने योग्य है, जो कुछ भी लागू किए जा सकने योग्य है, राजनीति का सरोकार उन सभी प्रकार के प्रश्नों से होता है। ठीक है, तो इसलिए यहां कारण कथन की सही व्याख्या है, कथन कारण दोनों सही है, ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर भी देते रहिए, लेकिन आग्रह है आपसे इन क्वेश्चंस की व्याख्या को सुनिए। अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर आया है, जिस पर मैंने कल वाली क्लास में बात की थी, पेपर सॉल्यूशन अभी नहीं किया है मैंने, लेकिन पेपर सॉल्यूशन जब करेंगे उसके ऑथेंटिक सोर्सेज में बताते जाऊंगा। तो वहां आपने देखा होगा क्वेश्चन बहुत शानदार बन रहे हैं। लास्ट ईयर के स्कूल लेक्चर के पेपर देखिए, लास्ट ईयर के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए हर क्वेश्चन की व्याख्या आप सुनिए 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में। ऐसा नहीं है कि केवल ABCD हम करते जाएं, उससे कोई संदर्भ नहीं है। जब तक हम पूरा नहीं सुनेंगे तब तक इन क्लासेस की उपयोगिता नहीं रहेगी। तो उपयोगिता अगर सिद्ध करनी है इन क्लासेस की, तो कृपा करके जो व्याख्या मैं करूं उन व्याख्या को आप जरूर सुनिए, है ना। समय उसमें लगेगा निश्चित रूप से, मेरा समय भी बहुत कीमती है और आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन अच्छी चीज यदि हमें पानी है तो उसके लिए हमें समय तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये हो गई। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के विषय में निम्न कथनों पर सत्य कथन का चयन कीजिए। 4 कथन दिए हैं, हमें देखना है कि इसमें राजनीतिक सिद्धांत जो है उसमें कौन सा कथन यहां पर सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। सबसे पहला प्रश्न कथन है कि राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से अवधारणाओं जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय इत्यादि का अर्थ स्पष्ट होता है। बिल्कुल ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत हमें उन सभी विषयों का अध्ययन करना होता है जो विषय राजनीतिक चिंतन के भीतर विकसित हुए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता है, चाहे समानता है, चाहे अधिकार है, चाहे न्याय है, चाहे लोकतंत्र है। ये सारे के सारे विषय डेवलप हुए हैं, चाहे शक्तियों का पृथक्करण है, चाहे विधि के शासन की अवधारणा है, चाहे संविधानवाद है, चाहे शासन के रूप में, सरकार के रूप में, इन सभी का अध्ययन हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। एक समय विशेष पर, कालखंड में हमने दार्शनिक आधार पर उसका अध्ययन किया, उसके पश्चात हम उसका वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करते हैं। आज हमारे चिंतन में दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों ही तत्वों को हम महत्व प्रदान करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड नंबर है, राजनीतिक सिद्धांत में अधिकारों का वर्गीकरण और न्यायिक पुनरावलोकन की सार्थकता जांची जाती है। बिल्कुल ठीक है, इसमें अधिकारों का वर्गीकरण जैसे प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार, इन सभी का हम जिक्र करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के भीतर। साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो विधि के शासन से बड़ा संगत हो सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक स्वतंत्रता से बड़ा संगत है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो संविधान के संरक्षण से संगत है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो सीमित शासन की जो अवधारणा है, संवैधानिक शासन की अवधारणा है, सरकार को मर्यादित और सीमित रखने की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत काम आता है। तो ये सब राजनीतिक सिद्धांत के भीतर आता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का जो सरोकार है वो क्या कहता है कि जो राजनीतिक विषय हैं उन राजनीतिक विषयों के अंतर्गत उनके संस्थागत विषय, प्रक्रियागत विषय, उनके दार्शनिक अध्ययन, उनके वैज्ञानिक अध्ययन, उनके निगमन पद्धति के अध्ययन, उनके आगमन पद्धति के अध्ययन, उनके चिंतन मूलक पद्धति के अध्ययन, उनके अनुभव मूलक पद्धति के अध्ययन, उनके तुलनात्मक अध्ययन, उनके विधिक अध्ययन, इन सभी का जो समावेशन है वो राजनीतिक सिद्धांत में होता है। तो 2500 वर्षों से राजनीतिक सिद्धांत जो है अपने विभिन्न प्रकार के स्वरूप के साथ चलता रहा है। कभी सेबाइन उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करता है, तो कभी लियो स्ट्रॉस उसके दार्शनिक दृष्टिकोण की बात कर देता है। ठीक है, कभी कार्ल जे फ्रेडरिक उसमें आ जाते हैं, कभी कैटलिन आ जाते हैं, कभी नॉर्मन जैकबसन आ जाते हैं जो उसके स्वायत्तवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं। इन पर मैं कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। थर्ड बिंदु है, राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत है। बिल्कुल ठीक है, राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित यानी उसको पोषण देना, उसको महत्व प्रदान करना। तो ऐसे मूल्य कौन से हैं? तो लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, न्याय है, धर्मनिरपेक्षता है, ये सभी मूल्य हैं।
फिर सामाजिक जीवन और राजकीय व्यवस्थाओं के आकार ग्रहण करने वाले विचारों को प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल ठीक है, सामाजिक जीवन और राजकीय व्यवस्था, अभी अभी हमने देखा कि राजनीति का संबंध तो वैसे भी सामाजिक व्यवस्था जो है उसको सूत्रबद्ध करना है, व्यवस्थित करना है, एकताबद्ध करना है। तो सामाजिक जीवन और राजकीय व्यवस्थाओं के आकार ग्रहण करने वाले जो विचार है उनको प्रतिबंधित करता है, यानी कानूनों को प्रस्तुत करता है, नियमों को प्रस्तुत करता है, शासन की संस्थाओं को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ ये चारों ही हमारे जो है वो सही हो जाएंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें डी आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं भैया। राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले कुछ मूल्यों के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी मिलती है। निम्न में से कौन सा मूल्य इसमें शामिल किया जाता है? राजनीतिक सिद्धांत जो है कुछ मूल्यों की बात करता है। मैंने कहा था मूल्यों का मतलब है कुछ ऐसी मानक, कुछ ऐसे मापदंड जो हमारे लिए जीवन के कुछ आदर्श तय करते हैं और जो हमें जीवन में कुछ प्राप्त करने का जो है एक प्रयास करने की चेष्टा से हमें युक्त करते हैं। ठीक है, ऐसे मूल्य, जैसे एक मूल्य तो सामाजिक प्रकार के मूल्य होते हैं, जैसे सत्य है, अहिंसा है, नैतिकता है, शांति है, सहिष्णुता है। ठीक है, ये तो के सामाजिक जीवन के मूल्य। एक राजनीतिक जीवन के मूल्य है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता इत्यादि। तो स्वतंत्रता भी है इसमें, समानता भी है, न्याय भी है और उपरोक्त सभी। तो डी इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। निम्न में से राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्यों को किसमें अभिव्यक्त किया गया है? पॉलिटिकल थियरी के उद्देश्य है, आपका जो सिलेबस है उसमें राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, उपयोगिता, उसका पतन, उसका पुनरुत्थान है ना, उसका महत्व, इन सब बातों की जानकारी पूछी गई है। तो राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्यों को किसमें अभिव्यक्त किया था? सबसे पहला राजनीतिक अवधारणाओं की परिभाषाओं का स्पष्टीकरण। बिल्कुल ठीक है, इसमें हम न्याय की अवधारणा की परिभाषा पढ़ते हैं, हम प्लेटो में पढ़ते हैं, अरस्तु में पढ़ते हैं उसको, उपयोगितावादी चिंतकों में हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, आधुनिक समकालीन चिंतन में हम पढ़ते हैं, जॉन रॉल्स में उसको अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, रॉबर्ट नॉजिक में उसको अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही जो है स्वतंत्रता का थॉट, समानता का थॉट, अधिकार का थॉट, स्टेट का थॉट, प्रभुसत्ता का थॉट, जैसे जीन बोधा के चिंतन में प्रभुसत्ता जब हम देखते हैं वहां से, फिर हॉब्स में, फिर लॉक में, फिर रूसो में, जॉन ऑस्टिन में आकर बेंथम में, यहाँ हम जो है प्रभुसत्ता के विभिन्न प्रकार के परिभाषाओं को प्रस्तुत करते हैं। स्टेट की परिभाषा तो आज तक हो रही है, लगातार हो रही है। राज्य के बारे में तो कहा जाता है कि राज्य की उतनी परिभाषा होती है जितनी की राजनीति विज्ञान में राज्य के बारे में लिखने वाले लोग। तो पहली बात सही है। दूसरा, अतीत और वर्तमान के राजनीतिक चिंतकों पर विचार। बिल्कुल, अतीत वर्तमान समकालीन चिंतन, चाहे प्लेटो का अध्ययन हो, चाहे कार्ल मार्क्स का अध्ययन हो, चाहे माइकल वॉल्जर का अध्ययन हो, चाहे रॉबर्ट पुटनम का अध्ययन हो, चाहे जुर्गेन हैबरमास का अध्ययन हो, चाहे एरिक फ्रॉम का अध्ययन हो, चाहे फ्रांसिस फुकुयामा का अध्ययन हो, चाहे सैमुअल पी हंटिंगटन का अध्ययन हो, चाहे डेविड ईस्टन का अध्ययन हो, चाहे आमंड पावेल का अध्ययन हो, चाहे लासवेल का अध्ययन हो, तो ये चाहे कैप्लॉन का अध्ययन हो, ये विभिन्न प्रकार के चिंतकों पर विचार होता है। बिल्कुल ठीक है। फिर राजनीतिक प्रश्नों के विषय में नागरिकों को तार्किक विमर्श और राजनीतिक घटनाओं के मूल्यांकन का प्रशिक्षण। बड़ा अच्छी लाइन है ये, एज इट इज ली है मैंने एनसीईआरटी वाली किताब में से, ताकि लाइन ध्यान रहे आपको, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बनते हैं किताब में से लगभग अब तक का जो ट्रेंड है वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां उठाए जाते हैं। तो लाइनों से मैंने पहले तो चैप्टर्स में आपको परिचित करा दिया, अब मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से परिचित करा रहा हूं। तो राजनीतिक प्रश्नों के विषय में नागरिकों को तार्किक विमर्श, तर्कसंगत विमर्श और राजनीतिक घटनाओं के मूल्यांकन का प्रशिक्षण प्रदान करना। बिल्कुल, अरस्तु ये कहा करता था कि जो व्यक्ति राज्य के जो विमर्श है, राज्य संबंधी जो विमर्श है उसमें भागीदारी नहीं करता, वो अत्यधिक खतरनाक प्रकार का मनुष्य है। इसलिए स्टेट के लिए कोइनोनिया शब्द वो काम में लेता था। यहां तक कि न्यायिक और विधायी प्रशासन में हिस्सेदारी होने पर ही वो नागरिक की उपाधि, नागरिक का जो अलंकरण है वो प्रदान करता था, है ना। इसलिए राज्य में बहुत सारे लोगों को नागरिक नहीं मानता है, निवासी मानता है केवल। तो राजनीतिक प्रश्नों के बारे में नागरिक तर्कसंगत विमर्श करे और राजनीतिक घटनाओं के विमर्श होती है एक अधिक सार्थक बहस, है ना, डेलिब्रेशन बोलते हैं, जिसमें प्रत्येक जो नागरिक है वो अपनी प्रभुता के साथ, अपनी प्रबुद्धता के साथ, अपने तर्कों के साथ उसमें सहभागी होता है। ये विमर्शकारी लोकतंत्र को जब हम पढ़ते हैं वहां भी बात आती है। तो तार्किक विमर्श और राजनीतिक घटनाओं के मूल्यांकन का प्रशिक्षण, तो इसमें भी उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा, ध्यान रखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के माध्यम से विचारों और भावनाओं में उदारता प्रस्तुत होती है। कारण कह रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विषयों के बारे में अपने विचार और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहन देता है। ये तो बिल्कुल क्षैतिज सा संबंध है। राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, इसके माध्यम से विचारों भावनाओं में उदारता प्रस्तुत होती है। हम विचारों का अध्ययन करने को, विचारों को अपनाने के लिए, उसमें नवाचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डेमोक्रेसी का थॉट हमें 16-17 सेंचुरी से, हालांकि एथेंस में और स्पार्टा में और यूनान के नगर राज्यों में डेमोक्रेसी को लेकर विचार दिए जाते थे। प्लेटो, अरस्तु डेमोक्रेसी के विशेष प्रशंसक नहीं है, समर्थक नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन वहां भी हमें डेमोक्रेसी के विचार मिलते थे। उसके बाद हम जब मध्यकाल को समाप्त करके आधुनिक काल में आते हैं वहां, और जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आती है 18वीं सदी में, और जैसे जैसे उदारवाद आता है 16वीं 17वीं सदी में पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से,
और सीमित शासन की अवधारणा जब प्रस्तुत होती है लॉक के चिंतन के माध्यम से, तो राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर प्रस्थान होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या है, नए विचारों को अपनाने के प्रति, नए जो मूल्य हैं उनको अपनाने के प्रति अधिक उदार होते जाते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के जब हम करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार से व्यवस्थाओं का विकास हुआ, किस प्रकार से मूल्यों का विकास हुआ, किस प्रकार से अवधारणाओं का विकास हुआ, किस प्रकार से चिंतन जो है वो परिपक्व होते गए हैं। ये उदार चिंतन की ही तो विशेषता है कि बेंथम का उपयोगितावाद जो है उनके शिष्य मिल के द्वारा न केवल परिष्कृत किया जाता है बल्कि इतना संशोधित कर दिया जाता है कि उपयोगितावाद वहां समाप्ति हो जाता है और उपयोगितावाद भौतिकता से निकलकर एक नैतिक अंतरात्मा की आवाज के रूप में जीएस मिल में प्रस्तुत हो जाता है। ठीक है, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बिल्कुल एक अच्छी सी लाइन है ये, कथन कारण बिल्कुल क्षैतिज संबंध यहाँ स्टेब्लिश हो रहा है। तो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के माध्यम से विचार और भावनाओं में उदारता प्रस्तुत होती है और राजनीतिक विषयों के बारे में अपने विचार और भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहन देता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, ध्यान रखिए। विद्यार्थी लिखते हैं कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, हवाई नहीं लग रही है, बिल्कुल, क्योंकि कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो एनसीईआरटी किताब में ले रहा हूं। देखिए सच बात तो ये है, ये बात आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का अध्ययन भी विद्यार्थी बहुत ढंग से नहीं कर रहे। कई सारे विद्यार्थी एनसीईआरटी किताबों को सतही तौर पे पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं, गूढ़ पढ़िए। और यहाँ तो एनसीईआरटी का जिम्मा मैंने संभाल लिया आपके साथ, पहले चैप्टर करा रहा हूं, उसके बाद एमसीक्यूज पे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए इसमें आ जाएगा कारण कथन की सही व्याख्या। फिर बढ़ते हैं आगे। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ मानव अस्मिता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से, मानव अस्मिता कह लीजिए, मानव पहचान कह लीजिए, ह्यूमन आइडेंटिटी बोलते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित है। कौन सा इसमें शामिल है, राजनीतिक सिद्धांत डेवलप क्यों हुआ, किस प्रकार से डेवलप हुआ, तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल हुई है। मानवीय विवेक, बिल्कुल, इसको तर्क संगतता भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, तार्किकता भी बोल सकते हैं। दूसरा, विवेक को अपनी गतिविधियों में अभिव्यक्त करने की योग्यता, बिल्कुल ठीक है। पुनर्जागरण ने, धर्म सुधार आंदोलन ने, मानववाद के थॉट ने और संविधानवाद के थॉट ने, विधि के शासन की अवधारणा ने, लोकतंत्र ने मानव को इस बात के लिए योग्य बनाया कि अपनी विवेक जन्य जो क्षमता है उसको वो अभिव्यक्त कर सके। आपसी संवाद करने की क्षमता, बिल्कुल, ये नागरिक समाज का एक विशेष लक्षण है। यहां इसको हम नागरिक समाज के माध्यम से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये सब नागरिक समाज के लक्षण है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत के एक आधुनिक बिंदु है, हम ये कह सकते हैं। और विचारों का संचार, उन पर विमर्श। तो मेरा कहने का तात्पर्य है प्यारे विद्यार्थियों कि चारों जो बिंदु है वो राज्य की आधुनिक शैली को प्रस्तुत कर रहे हैं, नागरिक समाज के विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, विमर्श मूलक लोकतंत्र और सहभागिता मूलक लोकतंत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं, सीमित शासन की योग्यता की बात कर रहे हैं, एक अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह प्रशासन और जवाबदेह दायित्वपूर्ण नागरिक जो है उसका ये चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी यहां सही आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ये कथन किसका है कि राजनीति सांप की कुंडली की तरह राजनीति ने जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, पहले ही मैंने बताया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोग कहते हैं राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं, वो जानते नहीं वास्तव में राजनीति क्या है। राजनीति एक सर्पणी के समान है जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, सांप की कुंडली के वो समान है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ए इसमें आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अवधारणा की एक से अधिक परिभाषाओं का अध्ययन प्रस्तुत होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। किसी भी अवधारणा के समय के साथ परिपक्व होते हुए अर्थ राजनीतिक सिद्धांत में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए न्याय को जब हम पढ़ते हैं प्लेटो में, तो प्लेटो कहता है न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव का प्राकृतिक मांग है। उनके शिष्य अरिस्टोटल में हम आते हैं तो हम न्याय को सामान्य और विशेष न्याय के रूप में, सदाचरण के रूप में और वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय के रूप में पढ़ लेते हैं। न्याय को जब हम और आगे बढ़ते हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग पहुंचते हैं, बल्कि मैं कहूँ समकालीन चिंतन में पहुंचते हैं, तो वहां पर प्रक्रियात्मक न्याय जो उदारवाद के साथ जुड़ता है और तात्विक न्याय जो समाजवाद के साथ जुड़ता है, उसके मध्य का अंतर और उसके मध्य के संबंध जो है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। नॉजी का चिंतन आता है तो वहां न्याय को जो है बाजारवादी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है। रॉल्स का चिंतन आता है तो न्याय को उसके सामाजिक प्रसंगों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो तात्पर्य यह है कि राजनीतिक सिद्धांत में अवधारणाओं की, कॉन्सेप्ट्स की, संकल्पनाओं की एक से अधिक परिभाषाएं प्रस्तुत होती है, क्योंकि ये परिपक्व होते हुए थॉट है। स्टेट की इसलिए बहुत सारी परिभाषाएं हैं, डेमोक्रेसी की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। भाई डेमोक्रेसी की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने जो प्रस्तुत की थी, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा डेमोक्रेसी, क्या एक वही परिभाषा? ऐसा नहीं है। जैसे जैसे अर्थ में परिपक्वता, व्यापकता आती गई, वैसे वैसे इसके अर्थों का जो संदर्भ है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, बहुत सारी परिभाषा आ गई इसकी। कारण क्या है? राजनीतिक अवधारणा के अनेक परिभाषाओं के होने के कारण उनका प्रसंग पर निर्भर होना है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए परिभाषा इतनी व्यापक है कि जो प्रसंग उनके साथ है, जैसे मैंने कहा कि न्याय प्लेटो के समय सद्गुण के रूप में आया, क्योंकि प्लेटो जो है अपने गुरु सुकरात के सद्गुणी ज्ञान के चिंतन को अपना जीवन का आदर्श बनाता है और सद्गुण ही ज्ञान को वो स्टेट पर उतारने का प्रयास करता है, आदर्श राज्य पर। आदर्श राज्य ऐसा हो जो कि दायित्वपूर्ण हो, आदर्श राज्य ऐसा हो
जिसमें एक बैलेंस हो, समन्वय हो, संतुलन हो वर्गों के मध्य, और वर्गों के मध्य जो संतुलनकारी गुण है, जो मानवीय प्रवृत्तियों और उनके गुणों को संतुलित बनाए रखेगा, वो सर्वसद्गुण के रूप में न्याय है। अब जब अरस्तु आया तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अध्ययन की शैली बदल चुकी है। वहां निगमन शैली थी, आगमन शैली है। तो अरस्तु जो है वो न्याय को समानता के साथ जोड़कर, आनुपातिक समानता के नियम के साथ जोड़कर और राज्य की व्यवहारिक गतिविधियों के संदर्भ में उसको प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो तात्पर्य यह है कि जैसा प्रसंग होगा वैसा ही उसका जो सिद्धांत है वो बदलता चला जाएगा। तो इस वजह से परिभाषाएं बहुत सारी हैं और एक ही अवधारणा की अधिक परिभाषाएं प्रस्तुत हो जाती हैं। तो यहां भी कारण और कथन दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में नागरिक के रूप में सामाजिक संस्थाओं में आजादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे विषय हमारे समक्ष आते हैं। बिल्कुल ठीक है, फिर से बोलते हैं, दैनिक जीवन में नागरिक के रूप में जब हमारा सरोकार विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से होता है तो वहां आजादी का प्रश्न यानी फ्रीडम, लिबर्टी का प्रश्न, इक्वलिटी, समानता का प्रश्न और सेकुलरिज्म के जो प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता के, धर्म से रिलेटेड, धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड ऐसे प्रश्न आते हैं। रीति रिवाजों में आ जाते हैं। ठीक है, शिक्षा में आ जाते हैं, हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाजों में आ जाते हैं, हमारे नियम कानूनों में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? कारण में लिख रहे हैं कि आजादी, समानता, धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि अमूर्त मसले नहीं है यानी कि मूर्त है, अमूर्त नहीं है, इसका मतलब ये मूर्त मसले हैं। मूर्त का मतलब है अभिव्यक्त मसले हैं, दिखते हुए मसले हैं। क्या दिखते हुए मसले हैं? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा सरोकार जो है इन्हीं प्रश्नों से पड़ता है जीवन भर, आजादी के प्रश्नों से। ठीक है, तो सड़क पर चलने की आजादी, अपने जीवन साथी के चयन की आजादी, अपने व्यवसाय के चयन की आजादी, ठीक है, अपने 5G इंटरनेट सेवा को प्राप्त करने की आजादी, कक्षाएं निर्बाध गति चले उसकी आजादी, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी, समानता का नियम, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता का नियम, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे। तो ये अमूर्त मसले नहीं है। अमूर्त तो वो है जो एक एब्स्ट्रैक्ट रूप में मौजूद रहे और जिससे सामान्य संदर्भों में कोई सरोकार ना हो, लेकिन ये ऐसे मसले जिनसे हमारा डे टू डे लाइफ में निरंतर इनसे हमारा सामना होता है और हम इनको साथ रखते हुए विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संगठन है उनमें अपनी भूमिकाओं को हम निर्धारित करते हैं। तो ये कारण कथन की बिल्कुल सही व्याख्या है और इसमें ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, राजनीतिक सिद्धांत के ये 9 क्वेश्चन थे, अराउंड 20-22 मिनट में हमने कंप्लीट किए हैं। आपसे आग्रह है इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, इनके आंसर में जो मैंने व्याख्या की है उसको नोट्स बना लीजिए, पढ़िए। कल मैं बात करूंगा स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय वाले जो चैप्टर्स हैं उन पर आधारित करीब 30, 40, 50 जितने भी क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे उस पर मैं कल बात करूंगा। ठीक है, तो मिलता हूं आप सभी से कल में, और एनसीईआरटी की एमसीक्यूज वाली जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग 11th क्लास की कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो किताब है उसको हम लोग फिर कंप्लीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खूब सकारात्मक बने रहिए। मिलता हूं आप सभी से कल। नमस्कार, धन्यवाद।